हेलो बच्चों, आज हम 11th क्लास का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये आपके 9th क्लास में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक था केमिस्ट्री के पार्ट के फॉर्म में, और 9th क्लास में आप लोग काफ़ी कुछ एटम की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो वो जो 9th क्लास की स्टडी है, वो जो पार्ट है वो 11th क्लास में भी एज इट इज़ रिपीट होगा, बस हम थोड़ा सा आगे उसको एक्सटेंड करेंगे और न्यूमेरिकल फॉर्म में इस चैप्टर को और पढ़ेंगे, क्योंकि ये फिज़िकल केमिस्ट्री का एक पोर्शन है जो अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बेसिस पे अगर बात करते हैं, नीट और जेई के बेसिस पे, तो इसमें से एक न्यूमेरिकल हमेशा बनता है इस चैप्टर में से। और बाकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो लगभग अपन 9th क्लास और 10th क्लास में कुछ पोर्शन जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, वो एक पोर्शन भी हम 10th क्लास में एटम की स्ट्रक्चर से रिलेटेड पढ़ते हैं। तो यहाँ भी उन्हीं टॉपिक से हम स्टार्ट करते हुए चलेंगे आगे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर मैं 9th और 10th क्लास की अगर बात करता हूँ तो एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम बात करने जा रहे हैं किसकी? एटम की। क्लियर है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में किसका स्ट्रक्चर हमको देखना है? एटम का। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज एटम। एटम क्या है? तो अगर अपन बात करते हैं डिस्कवरी की, तो एटम किसने डिस्कवर करा? जॉन डाल्टन। डिस्कवर्ड बाय जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने एटम को कैसे डिफाइन किया? तो अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, व्हाट इज एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। एटम क्या है? कोई भी सब्सटेंस ले लेते हैं हम, कोई भी सब्सटेंस ले लिया, ये सब्सटेंस है, इसको डिवाइड करते जाते हैं तो जो एक लास्ट में स्मॉलेस्ट कोई पार्ट अपने को मिलेगा जिसको हम डिवाइड नहीं कर पा रहे। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज नोन एज एटम, according to John Dalton. The history behind the formation of term atom, अगर बात करते हैं ये एटम टर्म कैसे बनी, तो ये है ए प्लस टम, जहाँ टम मीन्स होता है डिवाइड और ए मीन्स नॉट। तो ये एटम वर्ड कैसे बना? दो पार्ट से, ए प्लस टम, जहाँ ए मीन्स नॉट और टम मीन्स डिवाइड। तो ऐसा पार्ट जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता उसे अपन ने बोला एटम, अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन। मैं हर बार जॉन डाल्टन का नेम क्यों ले रहा हूँ, इसके पीछे भी कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? आगे जाके हम पढ़ेंगे कि एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं, एटम को डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर मैंने कहा एटम को आप लोगों ने 9th क्लास में दो पार्ट्स में डिवाइड किया होगा, एक तो एटम का सेंट्रल पार्ट और उसके अराउंड सर्कुलर पार्ट्स, जिनको नाम दिया था, इन सर्कुलर पार्ट्स को नाम दिया था अपन ने शेल्स। क्या नाम दिया था इनको? शेल्स और ऑर्बिट्स। और द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज नोन एज न्यूक्लियस। ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। और अगर बात करते हैं कि एटम के जो दो पार्ट है,
ये हम कर चुके हैं। इसको मैं बोलूँगा न्यूक्लियर पार्ट, जिसको हम न्यूक्लियस करें, और आउटसाइड द न्यूक्लियस शेल्स और ऑर्बिट्स को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो हम एटम को डिवाइड कर चुके हैं। लेकिन अगर जॉन डाल्टन की बात करते हैं, एट दैट टाइम, जिस टाइम पे जॉन डाल्टन था, उस टाइम पे उसने जो डेफिनेशन बनाई वो डेफिनेशन थी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस, द स्मॉलेस्ट पार्ट और पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस which cannot be further divided is known as atom, according to John Dalton. Nowadays, is this definition is correct? No, this definition is not correct nowadays. Why? Because atom is further divided into two parts, nuclear part and extra nuclear part, as well as nucleus को भी हम divide कर चुके हैं, और nucleus को divide करके हम क्या देख चुके हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन्स। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं कहूं कि नाउअडेज एटम इज डिवाइडेड इनटू 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम को हम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? और रिसर्च की अगर बात करते हैं, वो हमारे कोर्स में नहीं है, फिर भी एक लाइन हमको याद रखनी है कि क्या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को भी डिवाइड कर सकते हैं? आंसर है हाँ। इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी साइंटिस्ट डिवाइड कर चुके हैं, और उन पार्टिकल्स को बोलते हैं क्वार्क पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स कौन से? क्वार्क पार्टिकल्स। इट मीन्स क्या एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या एटम को डिवाइड करने पर मिलेगा हमको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन? क्या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं कर सकते? कर सकते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डिवाइड होकर क्या बनाते हैं? क्वार्क पार्टिकल्स। क्लियर है? लेकिन अगर मैं बात करता हूं अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, इज एटम इज डिवाइजिबल? आंसर है नो, एटम इज नॉट डिवाइजिबल अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन। केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो केमिस्ट्री में एक और सेंटेंस याद रखना है हमेशा के लिए कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को भी डिवाइड नहीं कर सकते। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को भी डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन फिजिक्स में हम पढ़ेंगे कि इनको डिवाइड करके क्वार्क पार्टिकल्स बनाए जा चुके हैं। तो क्वेश्चन आता है कि केमिस्ट्री में क्यों नहीं करना? क्योंकि इन क्वार्क पार्टिकल्स की कोई डिटेल केमिस्ट्री के सिलेबस में गिवन नहीं है। क्लियर है? इसलिए हम यहाँ तक बात करेंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद में बातें नहीं करेंगे। तो इस पूरे कंसेप्ट से हम जो कंक्लूजन निकालेंगे वो एक कंक्लूजन है कि जॉन डाल्टन के अनुसार एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, बट एक्चुअली एटम इज डिवाइजिबल इनटू 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये अपने पास हो गई एटम की बात। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो एटम को हम लिखते हैं Z X A एटम, या मैं इसको कह दूं एलिमेंट। एटम या एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Z X A। ये Z लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है और कई बार इसको राइट हैंड साइड में भी लिख देते हैं। ये दोनों का मीनिंग एक ही है। ये सबस्क्रिप्ट में है, ये सुपरस्क्रिप्ट में है। फिर बात करते हैं यहाँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Z X एंड A।
इनका क्या क्या मीनिंग है। तो 9th और 10th क्लास में हम पढ़ के आ चुके हैं। Z मीन्स एटॉमिक नंबर, X is symbol of element and A is atomic mass or mass number। क्लियर है। Z X A में Z क्या है, एटॉमिक नंबर, X क्या है, सिंबल ऑफ एलिमेंट, एंड A क्या है, एटॉमिक मास और मास नंबर। फिर आगे और बात करते हैं कि हाउ कैन वी डिसाइड द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को डिसाइड कैसे करेंगे, एटॉमिक नंबर को डिसाइड कैसे करते हैं। तो एटॉमिक नंबर Z इज ऑलवेज इक्वल टू, Z इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। जो एटॉमिक नंबर है वो कैसे डिसाइड होगा, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स है। अगर एक प्रोटॉन है एटॉमिक नंबर 1, 2 प्रोटॉन है एटॉमिक नंबर 2, या मैं कह दूं 10 एटॉमिक नंबर है तो प्रोटॉन्स कितने हो गए, 10। क्लियर। बात करते हैं मास नंबर ए की। तो मास नंबर मीन्स है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये है मास नंबर। क्लियर। अब मैंने कहा मेरे पास प्रोटॉन का नंबर भी आ चुका है और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का भी नंबर आ चुका है। तो क्या हम न्यूट्रॉन का नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या हम न्यूट्रॉन का नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने कहा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू, वी हैव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर मैं A में से Z को माइनस कर दूं, A माइनस Z, देन इट गिव्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर है। एटम की डेफिनेशन हो गई, एटम का रिप्रेजेंटेशन हो गया। एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का नंबर आ गया मेरे पास Z से, न्यूट्रॉन्स का नंबर आ गया A माइनस Z से। अब लास्ट में अपने पास क्या बचता है, इलेक्ट्रॉन। तो अगर बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कंडीशन यहां है ओनली फॉर न्यूट्रल स्पीशी। न्यूट्रल स्पीशी मीन्स जो भी तुम्हारे को स्पीशी मीन्स एटम या मॉलिक्यूल गिवन है उसका न्यूट्रल होना कंपलसरी है। अब यहाँ न्यूट्रल होने से मीनिंग क्या है कि उसके ऊपर कोई भी चार्ज, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर वो न्यूट्रल है तो उसमें जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्वेश्चन है वाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ जो अपन ने 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन देखे, किसके अंदर, एटम में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से देखना, सिंबॉलिक फॉर्म में मैं प्रोटॉन के ऊपर क्या लिख रहा हूँ, प्लस, यानी ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज। न्यूट्रॉन पे क्या लिखा मैंने, 0, इट मीन्स ये न्यूट्रल हो गया। और इलेक्ट्रॉन पे मैंने क्या लिखा, माइनस, इट मीन्स ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। द रीज़न फॉर चार्ज इज, द रीज़न फॉर चार्ज अगर बात करते हैं तो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज का रीज़न हम पढ़ेंगे प्रोटॉन्स, और नेगेटिव चार्ज का रीज़न हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर।
अगर बात करते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, वैल्यू मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। इलेक्ट्रॉन पे भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ये चार्ज की वैल्यू है, प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन पे चार्ज कैसा है, प्रोटॉन पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव। यानी अगर मैं बात करता हूँ प्रोटॉन का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, बस साइन अपोजिट है। क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन था कि वाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is always equals to number of protons in neutral species, because the magnitude of charge on proton and electron is same, that is 1.6 into 10⁻⁻19। ये मैग्नीट्यूड है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव फॉर्म में होगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव फॉर्म में। न्यूट्रल बनाना है किसी भी स्पीशी को, तो न्यूट्रल बनाने के लिए टोटल पॉजिटिव चार्ज को किसके इक्वल करना पड़ेगा, टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल करना पड़ेगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के इक्वल करना है, पॉजिटिव चार्ज का रीजन प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज का रीजन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो सेम, साइन अपोजिट। तो हमेशा के लिए अपने को याद रखना है ऑलवेज कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अब अपने पास अगर बात करते हैं किसकी, एटम की, तो एटम में अपने पास थे 3 पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। क्लियर। प्रोटॉन का नंबर किसके इक्वल हो गया, एटॉमिक नंबर। न्यूट्रॉन का नंबर हो गया a-z और इलेक्ट्रॉन का नंबर किसके इक्वल हो गया, प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन के इक्वल हो गया फॉर न्यूट्रल स्पीशीज। ये अपने पास 2 टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर के, एटम के बारे में कंप्लीट करें अपन ने आज। एक तो डेफिनेशन, एटम डिस्कवर्ड बाय जॉन डाल्टन। अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज नोन एज एटम। ये केवल यहीं तक के लिए डेफिनेशन करेक्ट है। नाउ डेज दिस डेफिनेशन इज नो मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं है कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, क्योंकि एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन है फिर एटम को हम कितने पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स अपने पास है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इनमें डिवाइड कर सकते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम की बात करते हैं तो ZXA, Z क्या है, एटॉमिक नंबर, X क्या है, सिंबल ऑफ एलिमेंट, A क्या है, एटॉमिक मास और मास नंबर। एटॉमिक नंबर हमेशा किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड इफ यू वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देन वी सब्सट्रैक्ट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मीन्स Z फ्रॉम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, दैट इज A। तो A माइनस Z करते हमारे पास क्या आएगा, न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन का नंबर हमेशा किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। क्लियर है। ये अपने पास एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम का स्टार्टिंग। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चंस की। 1H1 2He4 3Li7 4Be9 5B11 6C12। छोटा सा क्वेश्चन है, इन सारे एटम्स में क्या फाइंड करना है,
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर। ये क्वेश्चन है छोटा सा, बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। एलिमेंट्स है 1H1, 2He4, 3Li7, 4Be9, 5B11, 6C12। इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटॉन की। एटॉमिक नंबर कितना है? 1, प्रोटॉन हो गया 1, क्लियर। न्यूट्रॉन A माइनस Z, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया? 0। इलेक्ट्रॉन ये न्यूट्रल है इसलिए प्रोटॉन के इक्वल 1। बाई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। प्रोटॉन एटॉमिक नंबर 2, न्यूट्रॉन 4 माइनस 2, 2। इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल है इसलिए प्रोटॉन के इक्वल। प्रोटॉन्स 3, न्यूट्रॉन्स 7 माइनस 3, इलेक्ट्रॉन्स 3। प्रोटॉन्स 4, न्यूट्रॉन्स 9 माइनस 4, इलेक्ट्रॉन्स 4। प्रोटॉन्स 5, न्यूट्रॉन्स 11 माइनस 5, इलेक्ट्रॉन्स 5। प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 12 माइनस 6 और इलेक्ट्रॉन्स 6। क्लियर है? तो ये अपने पास एक छोटा सा क्वेश्चन था, सॉल्व किया हमने। अब अगर बात करते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज था, चार्ज की वैल्यू क्या लिखी? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। यहाँ 0 माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। मैंने क्वेश्चन छोटा सा चेंज करा, मैंने कहा रिलेटिव चार्ज। क्वेश्चन क्या चेंज कर दिया मैंने? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिलेटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन? रिलेटिव मीन्स विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। रिलेशन कैसे निकालेंगे? प्रोटॉन के चार्ज को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? तो मुझे पता है कि इनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। क्लियर? तो यहां बचेगा क्या अपने पास? अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो ये +1 और ये -1, दोनों में रिलेशन कि दोनों का वैल्यू तो सेम है, तो डिवाइड करेंगे तो 1 और 1, तो बचेगा क्या अपने पास? +1 एंड -1। ये रिलेटिव चार्ज है, 0 को कंपेयर नहीं कर रहे हैं। 0 कितने टाइम्स होगा? 1 का आंसर नहीं है अपने पास में। क्लियर है? रिलेटिव चार्ज, तो प्रोटॉन पे रिलेटिव चार्ज है +1, इलेक्ट्रॉन पे -1। क्लियर? फिर बात करते हैं अपन किसकी? मास। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मास की अगर बात करते हैं तो एक्चुअल मास है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम्स। न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम्स। इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम्स। अगर बात करते हैं रिलेटिव मास की, किसकी बात कर रहा हूं मैं? रिलेटिव मास। तो रिलेटिव मास कितना आएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कंपैरिजन करते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो अगर डिवाइड करते हैं तो इसका भी 1 और इसका भी 1। एग्जैक्ट वैल्यूज की जब बात करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यूज में न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन, वेरी स्लाइटली। पॉइंट के बाद जो थर्ड डिजिट है उस थर्ड डिजिट में डिफरेंस आएगा न्यूट्रॉन के मास में, कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से स्लाइटली ग्रेटर होता है। तो जब भी हम रिलेशन लिखते हैं तो मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रॉक्स इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन लिखते हैं, एग्जैक्टली इक्वल नहीं लिखते। वैल्यूज यहाँ पर 2 डिजिट में है इसलिए अपने को दिख रहा है कि एग्जैक्ट सेम है, ये एग्जैक्ट सेम नहीं है
क्योंकि थर्ड डिजिट की अगर बात करते हैं तो थर्ड डिजिट में डिफरेंस आएगा। अब बात करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर फाइंड करना है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम्स अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम्स। यहाँ से सॉल्व करो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आता है? 1/1836 या 37 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। कहीं पे 36 है, कहीं पे 37 है। अप्रॉक्स सॉल्व करना, कुछ भी आ सकता है अप्रॉक्स में। 1/1836 और 1/1837 कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। बार बार इसीलिए मैं चेंज कर रहा हूँ कि दिमाग में दोनों वैल्यूज़ रहे। तो मैंने कहा यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? रिलेटिव मास 1/1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इट मीन्स अप्रॉक्स 1836 टाइम्स इलेक्ट्रॉन क्या है? लाइटर देन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये अपने पास हो गया रिलेटिव मास एंड रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम बातें करेंगे किसमें? एटम की स्ट्रक्चर को डिफरेंट मॉडल्स एक्सप्लेन करते हैं। उन मॉडल्स के बारे में एक एक करके हम स्टडी करेंगे। मॉडल्स 9th में भी थे अपने पास, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल, ये सारे मॉडल्स 9th में थे। वापस एज इट इज़ 11th क्लास में भी है, लेकिन थोड़ा डिटेल स्टडी में है रदरफोर्ड और बोर्स मॉडल। थॉमसन तो बहुत छोटा सा मॉडल था, उतना का उतना ही अपने को वापस से 11th में पढ़ना है, क्योंकि वो एटम का स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने का पहला मॉडल था जो सही नहीं था, लेकिन पढ़ते क्यों है? क्योंकि स्टार्टिंग वहीं से हुई। तो नेक्स्ट लेक्चर मॉडल्स पर आएगा। थैंक यू।